हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर में कौन सा बेटर है और इनमें क्या क्या अंतर है दोनों। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक एसएमपीएस है, ये हाफ ब्रिज एसएमपीएस है और ये एम्पलीफायर है। ये आप देख रहे होंगे, ये एम्पलीफायर की पीसीबी है। मैं थोड़ा इधर करके दिखा देता हूँ आपको। ये एम्पलीफायर है, ये IRS 2092 का एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है। तो सबसे पहला डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये जो मैंने एम्पलीफायर बनाया है, ये देखिए अब मैं उठा ले रहा हूँ आराम से। लेकिन अगर ये लगभग 400 वाट का एसएमपीएस है, लेकिन अगर इसकी जगह हम 500 वाट का ट्रांसफार्मर लगाते तो आप समझ सकते हैं उसका वेट कितना होता। उसका वेट लगभग 6-7 किलो के बराबर होता। उसके बाद में हम कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट जो है फ्रेंड्स, ये एसएमपीएस है, इसमें कुछ सेमीकंडक्टर हैं, जैसे ये मॉसफेट है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी एसएमपीएस में लो वैल्यू के लगते हैं। ये देखिए आप 80 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड के हैं, और ये 100 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड के, और ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो 220 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट के लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर। लेकिन इसकी जगह अगर हम ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की सप्लाई यूज़ करते तो हमें लगभग 10,000 MFD 80 वोल्ट या 63 वोल्ट 4 या 6 या 8 पीस लगाने पड़ते हैं। तो कैपेसिटर काफ़ी महंगे होते हैं। तो एसएमपीएस में लो वैल्यू के कैपेसिटर या लो कैपेसिटी के कैपेसिटर भी काम कर जाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई में हमें कैपेसिटर बैंक पूरी लेनी पड़ती है जब ये काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, क्योंकि एसएमपीएस पावर सप्लाई की जो करंट डेंसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ये इस तरह की पावर सप्लाई की जो करंट डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। डेंसिटी का मतलब ऐसे समझते हैं हम कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 50 हर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, तो 1 सेकंड में ये 50 बार चार्ज करेगा, 50 बार डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर 50 बार प्लस जाती है फ्रीक्वेंसी, 50 बार माइनस जाती है, तो 1 सेकंड में ये 50 से 100 बार कैपेसिटर को चार्ज कर सकता है। लेकिन उसी में अगर हम लें, ये मैंने एसएमपीएस डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स, 60 किलो हर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट हो रहा है, तो कहाँ 50 हर्ट्ज़ और कहाँ 60 किलो हर्ट्ज़। तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने में बहुत ही कम समय लेता है। तो ये 1 सेकंड में 50 बार ही कैपेसिटर को चार्ज कर पाएगा, और ये 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं किलो हर्ट्ज़ में है तो लगभग कई हज़ार, लगभग 50,000 बार ये चार्ज कर देगा। तो इसलिए इसकी करंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, इसलिए लो वैल्यू के कैपेसिटर लगाने की हमें ज़रूरत होती है। दूसरा साइज़, देखिए दोस्तों, ये साइज़ है, ये कॉम्पैक्ट साइज़ है। अगर ट्रांसफार्मर में इसमें लेता तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जो है, ये इस बॉडी में ये एम्पलीफायर बनाना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए बहुत ही बल्कि और बहुत ही बड़े साइज़ की बॉडी लेनी पड़ती, जब ये एम्पलीफायर बनाना पॉसिबल था। ट्रांसफार्मर आता, उसके बाद में हमें एक ब्रिज लगाना पड़ता, ब्रिज के बाद एक कैपेसिटर बैंक लगानी पड़ती, तो काफ़ी साइज़ इसका हमें चाहिए होता। हालांकि ब्रिज ये भी लगा हुआ है, ये 4 डायोड, मैंने हाई फ्रिक्वेंसी डायोड लगे हुए हैं फ्रेंड। दूसरे पॉइंट पे कॉस्ट को देखते हैं फ्रेंड। तो कॉस्ट जो है वो एसएमपीएस को जब हम बनाते हैं तो कॉस्ट जो है वो ट्रांसफार्मर से लगभग बराबर भी पड़ती है, लेकिन बल्क में अगर आप लेंगे तो हो सकता है एसएमपीएस सस्ता पड़े आपको। अगर बल्क में आप बनाएंगे, ये ट्रांसफार्मर बनवा लेंगे, ये ETD 49 हुआ है, ये लगभग 50 रुपये की कोर आती है। अगर 7 नंबर की यूज़ करेंगे तो लगभग 10-12 किलो की कोर लगेगी, तो ये कोर भी काफ़ी महंगी आती है। उसके बाद में कॉपर के रेट आपको पता ही होंगे फ्रेंड्स, लगभग 600 रुपये kg का कॉपर वायर है, ठीक ठाक वायर लेंगे तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में काफ़ी वायर लग जाता है, 2-3 किलो। तो आप लगा सकते हैं कितना प्राइस हो जाएगा इसका। अगर टॉरॉइडल लेंगे तो थोड़ा कम लगेगा कॉपर, लेकिन कॉपर तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का प्राइस इसलिए ज़्यादा होता है, एसएमपीएस का कम होता है। उसके बाद में आते हैं लाइफ। अगर लाइफ की बात करें फ्रेंड्स, तो लाइफ का ऐसा है कि इसमें एक्टिव कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट लगे हुए हैं, और ये 60
किलोहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं ये डायोड लगे हुए हैं। इनके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये मॉस्फेट हैं 60 किलोहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं और डीसी 300 वोल्ट से ऊपर पे काम कर रहे हैं, तो इनको फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनस्पत ट्रांसफार्मर के फेलियर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिव कंपोनेंट नहीं है और कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर हम एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर की कंपेयर करें तो एसएमपीएस से ट्रांसफार्मर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये ट्रांसफार्मर देखा गया है काफ़ी साल तक चलते हैं। एक बार आदमी स्टेबलाइजर होता है या एम्पलीफायर होता है उसको ख़रीदता है तो लाइफ लॉन्ग तक ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होता है अगर वो थोड़ा उसको सही हैंडल करे। ये देखिए दोस्तों, मेल लाइन जो होती है उसको हम बात कर लेते हैं कि मेल लाइन में अगर कुछ स्पार्क होता है, देखिए दोस्तों ये एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद एक एनटीसी लगा हुआ है, एनटीसी के बाद मैंने एक ईएमआई फ़िल्टर लगाया हुआ है। ईएमआई फ़िल्टर क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी मेन में बिजली में स्पार्किंग है, जो भी हलचल है, जो भी डिस्टॉर्शन है उसको फ़िल्टर करने के लिए ये लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए और अगर ये अच्छा नहीं होगा तो हमारे सर्किट में जो भी डिस्टॉर्शन है वो आ जाता है और उसके कारण हमारी मेन में भी डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें ये ईएमआई फ़िल्टर लेना पड़ता है। लेकिन कुछ डिस्टॉर्शन हमारा यहाँ आ जाता है और इससे क्या होता है, जो हम आउटपुट में जो पावर है उसमें भी कभी कभी डिस्टॉर्शन आ जाता है और ये जो डिस्टॉर्शन है कभी कभी इस सर्किट को ख़राब भी कर देता है। ये आप देख रहे होंगे मॉस्फेट इसको कभी कभी ख़राब कर देता है। लेकिन उसकी तुलना में अगर ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो अगर कितना भी डिस्टॉर्शन होता है, ये टोटल इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस क्या करता है, जो भी बिजली में जो भी डिस्टॉर्शन होता है उसको ये सप्रेस कर देता है क्योंकि इसमें टोटल कॉइल टोटल इंडक्टिव है ये। तो इंडक्टिव की वजह से जो भी बिजली में मेल लाइन में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं उसका ये विरोध करता है, तो उसके कारण ही जो हमें सेकेंडरी में आउटपुट मिलती है तो बिल्कुल प्योर होती है वो। उसमें प्राइमरी में जो भी कुछ डिस्टॉर्शन होता है वो सेकेंडरी में हमें नहीं मिलता क्योंकि ये टोटल इंडक्टिव होता है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें डिस्टॉर्शन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें सेकेंडरी में डिस्टॉर्शन जो प्राइमरी में या मेल लाइन में जो भी डिस्टॉर्शन होता है वो सेकेंडरी में नहीं आ पाता, जबकि इसमें आने के चांस रहते हैं। उसके बाद में आते हैं इफ़िशियंसी। दोस्तों इफ़िशियंसी अगर एसएमपीएस की हम बात करें दोस्तों, ये हाफ ब्रिज एसएमपीएस है। एक होता है फ्लाई बैक एसएमपीएस जो लगभग लो वाट के देखा होगा आपने, छोटे एसएमपीएस होते हैं जो सिंगल एक मॉस्फेट लगा होता है, वो फ्लाई बैक एसएमपीएस, फ्लाई बैक एक टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग एसएमपीएस होता है। 70-80% और कहीं कहीं बहुत अच्छी दिन होती है तो 90% तक एसएमपीएस में हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। ट्रांसफार्मर में भी अगर कोर बहुत अच्छी है, कॉपर बहुत अच्छा है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, तो इसमें भी हमें लगभग 70-80% एफिशिएंसी मिल जाती है। तो एफिशिएंसी लगभग सेम रहती है। इन देखा होगा आपने लो वोल्टेज आ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब प्राइमरी में हमें लो वोल्टेज मिलते हैं तो सेकेंडरी में भी हमें लो वोल्टेज देता है, तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप एसएमपीएस की बात करें तो इसमें रेगुलेटर सर्किट लगा होता है, तो जैसे ही हमें प्राइमरी पे या मेन से कम वोल्टेज मिलते हैं तो ये अपने आप को मैनेज कर लेता है और सेकेंडरी पे हमें उतने ही वोल्टेज देता है जितने रिक्वायरमेंट है। तो एसएमपीएस को हमें क्लास डी में यूज़ कर सकते हैं। क्लास डी में क्या होता है कि आउटपुट स्पीकर आउटपुट होती है, उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, तो वहाँ पर एसएमपीएस बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि क्लास डी की एम्पलीफायर की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, 90% तक होती है और काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। तो वहाँ पर कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर बनाना होता है, उसके लिए एसएमपीएस पावर सप्लाई बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही कामयाब है। तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। कर तो खैर ट्रांसफार्मर वाली को भी सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में एक आता है जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आप कितनी भी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन करवा सकते हैं और हर तरह के वोल्टेज के ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल भी हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 12-0-12 है, 18-0-18 है, 22-0-22 है, 25-0-25 है, 30-0-30 है, 40-0-40 है और 50-0-50 है, 60-0-60 है, 80-0-80 तक मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप एसएमपीएस के बारे में बात करें
तो एसएमपीएस में जहाँ डुअल सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको या तो 2 एसएमपीएस लगाने होंगे, जैसे 12 वोल्ट का एसएमपीएस, 12 वोल्ट 10 एम्पियर, 12 वोल्ट 20 एम्पियर के एसएमपीएस मिलते हैं। इसी तरह से 24 वोल्ट के एसएमपीएस मिलते हैं, 24 वोल्ट 10 एम्पियर, 24 वोल्ट 20 एम्पियर, 15 वोल्ट के भी एसएमपीएस मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लस माइनस 20 वोल्ट या प्लस माइनस 18 वोल्ट, प्लस माइनस 40 वोल्ट, इस तरह की डुअल सप्लाई के एसएमपीएस मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो काफ़ी मुश्किल है इनको मिलना, और इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम खुद डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे फ्रेंड्स ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, 2-3 एसएमपीएस चाहिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर आप ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करें। लेकिन बल्क में आप कर रहे हैं तो किसी से भी आप एसएमपीएस डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं कि हमें कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लास बी है, जैसे कि आउटपुट ट्रांसफार्मर वाले एम्पलीफायर होते हैं, तो उनमें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। और 12 वोल्ट या 24 वोल्ट 10 एम्पियर या 20 एम्पियर, उनमें ये एसएमपीएस भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ एम्पलीफायर्स में मैंने यूज़ किया है, ये ट्रांसफार्मर हटा दिया था, ईआई वाला ट्रांसफार्मर हटा दिया था और वो एसएमपीएस सप्लाई को यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा काम करती है। और एसएमपीएस सप्लाई अगर हम अच्छी लेते हैं और थोड़ा फ़ैन की कूलिंग अच्छी कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी चलती है, ऐसा मैंने देखा है। और एम्पलीफायर का वेट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पीए सिस्टम में यूज़ करते हैं, उनको उठा के इधर से उधर ले जाना पड़ता है, तो वेट बड़ा दिक्कत होती है उन्हें कैरी करने में। तो जब आप एसएमपीएस का यूज़ करते हैं तो कोई वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, तो उन्हें कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एसएमपीएस सप्लाई को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा एक चीज़ और है फ्रेंड्स, ये एक ईएमआई फ़िल्टर होता है यहाँ पर, और यहाँ मेन सप्लाई जो होती है, उसके बाद में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये एसी मेन है, ये एसी मेन है। ये एसएमपीएस में क्या होता है, ये जो फ़िल्टर है उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक 1 नैनोफैरड 1000 वोल्ट और एक 1 नैनोफैरड 1 माइक्रोफैरड का एक पीएफ लगा होता है, और बीच में हम यहाँ पर ये ग्राउंड कर देते हैं और ये बॉडी से टच होता है, यहाँ ये बॉडी से टच होता है। तो अगर हम किसी एसएमपीएस को देखें तो हल्का सा एक झटका सा लगता है, बहुत ही माइनर सा झटका लगता है। तो उसके लिए हमें जो भी डिस्टॉर्शन है वो ग्राउंड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसको ग्राउंड करने की ज़रूरत होती है, यानी तीसरे वायर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे कि ये ग्राउंड किया जा सके। लेकिन ट्रांसफार्मर में केवल 2 ही वायर की यूज़ पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि क्लास ए और बी में हम एसएमपीएस, जैसे कि आउटपुट ट्रांसफार्मर वाले एम्पलीफायर होते हैं, उसमें 24 वोल्ट या 12 वोल्ट 10 एम्पियर या 24 वोल्ट 10 एम्पियर या 20 एम्पियर के एसएमपीएस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर में हम इस ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करें तो बेटर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे आपके ऊपर है, आप चाहें तो एसएमपीएस किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी मार्केट में अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एसएमपीएस की, तो आप चाहें तो किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। वो टोटल डिपेंड आप पे ही करता है। जो भी दोनों के फ़ायदे और नुकसान हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।